हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ ढेर सारी बातें करने के लिए तैयार हूँ। ढेर सारी बातें क्या करूँ आपको ये पता है, आप क्या मुझसे सुनना चाहते हैं। मैं पहले रोज़मर्रा की तरह बात करूँगा आपके साथ। कल हमने एनालिसिस में जो चर्चा की थी वो चर्चा थी रेंज बाउंड ट्रेड हम एंटिसिपेट कर रहे थे और शीर्षक रखा था एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिलीफ रैली आई भी और जहां पर हमने कहा था 17,200 300 के बीच में जा सकता है, 200 में गया भी बाजार। निफ्टी बैंक भी हमने जो चर्चा की थी 39,800 900 की तरफ कूच कर सकता है, वहां पर गया भी बट टिका नहीं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, एक रेंज में काम करेगा। हालांकि आज रेंज में ही काम होता, लेकिन तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास बाजार जो है क्रेडिट स्विस के जो डिफ़ॉल्ट रिस्क हैं, यानी कि जो क्रेडिट स्वैप्स हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो 18 टाइम्स हो गई है। मतलब आप डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ गया है कि अब जो क्रेडिट स्विस है उस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। यानी कि असेट्स लायबिलिटी मिसमैच जो है हो रही है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वो असेट्स नहीं है जो कि आज की डेट में सर्विस कर पाए। यानी कि अगर अब डिपॉजिटर्स जो है हम पैसा निकालने के लिए जाते हैं या जिनसे पैसा उधार लिया हुआ है उनको अगर रीपेमेंट हो तो डेफिनेटली उनको पूरा पैसा बैंक नहीं दे पाएगा आज की स्थिति में। और उसमें जो डिफरेंस है वो तकरीबन 20% के आसपास का बना हुआ है। तो अगर 20% के आसपास का जो डिफरेंस है अगर उसकी बात करें तो हालांकि ये देखिए हो सकता है बचाया जा सकता है, और लेकिन जो उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो 9% से भी ज़्यादा रखते हैं, यानी कि सऊदी नेशनल बैंक, उन्होंने कहा कि हम और कैपिटल नहीं डालेंगे। ये ज़्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि इस तरीके का जो 20% की डेफिशिएंसी असेट्स लायबिलिटी में ये बहुत बार आपको देखने के लिए मिल जाएगी फाइनेंशियल्स में। लेकिन न्यू इक्विटी या नई कैपिटल डाल के या बेल आउट पैकेज देके ऐसे बैंकों को बचाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में येस बैंक को बचाया गया था, लेकिन या किसी दूसरे के साथ मर्ज किया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट स्विस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्विट्जरलैंड बेस ये जो कंपनी है, अब इसका जो साइज़ है वो छोटा साइज़ नहीं है, तो साइज़ में बहुत बड़ी है। अब जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके बाद अब ये जो संकट के बादल हैं ये छाए हुए हैं। इस खबर की वजह से लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर बाजार एक तरफा टूटते हुए नज़र आए, और वो जो है न्यूज़ का जो असर है वो लगभग 2 बजे के आसपास से आना शुरू हो गया था, क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गए थे और बाजार लगातार टूट रहा था। लेकिन मीडिया में जो खबरें थी ये 2:30-3 बजे थी, और बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई बड़े प्लेयर्स को तो पहले से पता होता है। यस, देखिएगा, जब मान लीजिएगा कोई बड़ा व्यक्ति अगर हॉस्पिटल के आईसीयू में है और वो पिछले 10-15 दिन से आईसीयू में है, बड़े लोगों को उसकी खबर तो रहती है, वो मीडिया में या सोशल मीडिया में नहीं आती है, तो बड़े प्लेयर्स तो जानते हैं कि भाई इसकी जान बचनी मुश्किल है। तो उसी तरीके से बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको पता था ये बात कि भाई फाइनेंशियल जो है आगे ख़राब होते हुए जाएंगे, इसलिए अच्छी खबरों के बाद भी बाजार नहीं चल रहे थे, और एक तरफा जो है बैंकिंग स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखी जा रही थी। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीफ नहीं आ रहा था, और डाउ जोन्स जब रिलीफ दे रहा था तब भी हम रिलीफ नहीं कर रहे थे। और इंडिया में एक सबसे खास बात क्या हुई थी कि हमारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया था, और हमारे बैंक जो है काफ़ी हद तक काफ़ी मजबूत है। अगर हम अपने टॉप 5 बैंक्स की बात करें तो हमारे को ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके की कोई जो है रिस्की वाली सिचुएशन है हमारे पास। और रीज़न ये है कि जो आरबीआई की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी मजबूत है। हालांकि देखिएगा, बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स होते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऑडिट भी होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो बैंकिंग का जो सेक्टर होता है वो एक हाई रिस्क की बिजनेस होता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ हाई बीटा होता है, हाई वोलेटाइल होता है। लेकिन हमारे बाजार के अंदर बैंक वैसे ही काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं बाकी देशों के मुकाबले में, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है हमारे यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन उन सब के बावजूद हमारे यहाँ पे जो असेट्स क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। बाजार ऊपरी लेवल से तकरीबन 10-11% टूट भी चुके हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अभी और नहीं टूटेंगे। बट मुझे लगता है कि हमारे बाजार जो है तकरीबन यहाँ से 4-5% और आप लगा लो, और हम हमारे जो बैंक्स हैं वो अपनी मेरिट पे काम करेंगे।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बाज़ार जो है बहुत ही मतलब अंडर वैल्यूड है या बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है, बट बाज़ार की वोलेटिलिटी के साथ हमारे बाज़ार भी रहेंगे। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये मानना है कि सर कल 38,000 आएगा क्या। देखिएगा, मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि 38,300 और 38,500 के बीच में बाज़ार जा सकता है। 38,300 38,500 के बीच में बाज़ार जाने की संभावनाएं बनती हैं क्योंकि इंटरनेशनल मूड माहौल ख़राब है। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि बाज़ार हमारे ओवरसोल्ड है और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो सेकेंड हाफ के अंदर एक जबरदस्त बाउंस भी आपको निचले लेवल से देखने के लिए मिल सकता है। रीज़न ये है कि सब लोग जो है पुट में इंटरेस्टेड होंगे, सारी दुनिया पुट खरीद के बैठी होगी और लास्ट के टाइम पर मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स बाज़ार का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं और वो बाज़ार का रुख मोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ मंदी की चपेट में रहेगा, दोपहर के अंदर पुल बैक आएगा और लास्ट के आधे घंटे की जो सिचुएशन है 45 मिनट की, वो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ वीक है, सेकेंड हाफ के अंदर रिकवरी हम उम्मीद कर रहे हैं। और जो लास्ट के 45 मिनट हैं उसमें देखिएगा 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये बनता है कि पुल बैक हो और पुल बैक के साथ ही बाज़ार खिंच जाए। दूसरा ये बनता है कि बाज़ार 2-2:30 बजे अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से छोड़ दे और फिर दोबारा से एक मंदी की चपेट में चला जाए। तो दोनों प्रोबेबिलिटी हैं और दोनों प्रोबेबिलिटी को इनकार नहीं किया जा सकता। बट मुझे लगता है कि बाज़ार अब निचले लेवल से पुल बैक करने का दम रखेंगे क्योंकि जहां बाज़ार अब जाने की सोच रहे हैं 38,300 38,500 एक अच्छी खासी स्पोर्ट है और एक जबरदस्त मतलब मल्टी लेवल जो स्पोर्ट है वो 37,800 के आसपास है। तो ये सितंबर के लो भी थे, ये सितंबर की एक्सपायरी में। और हालांकि परिस्थिति देखिएगा, मूड माहौल बनाया जाता है कि ये सब कमज़ोर हो गया, सब कमज़ोर हो गया। बट मुझे यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूँ, इस बार जो बाज़ार में जो भी डिप आएगी, यहाँ से मैं एक शार्प रिकवरी जो है देख रहा हूँ। वो रिकवरी हो सकता है बाद में टूट जाए, लेकिन एक रिकवरी अब बाज़ारों के अंदर स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब बाज़ार अगर कल कमज़ोर होते हैं, शॉर्ट मारने का टाइम नहीं है। या तो बाज़ार से दूर रहिए, बाज़ार को सेटल होने दीजिए और बाज़ार जहाँ पर सेटल होके रिकवरी देना शुरू करे वहाँ से तेज़ी की पोजीशंस बनेगी। क्योंकि अब अगर मंदी की पोजीशंस आप बनाएंगे तो फंसने के बहुत बड़े चांस है, क्योंकि बाज़ार सुबह ही मंदी बना देगा। तो मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है कि देखिएगा, मूड माहौल ख़राब है, लेकिन हम पिछले 4-5 दिन से टूट रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि जब सब लोग मंदी में बैठ जाएंगे वो तभी रिवर्स मारेंगे। और कल वीकली एक्सपायरी है और मेरा जो मानना है वो ये है कि बाज़ार जब इस तरीके से टूटते हैं तो रिकवरी भी बड़ी फास्ट आती है और जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से ट्रैप होते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम आज ही बढ़ गए थे, कल और बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। तो कल देखिएगा वेट एंड वॉच स्थिति है। मैं ये कहूँगा कि ट्रेडर ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, क्योंकि बहुत ही रिस्की मामला है जो इस समय बना हुआ है। निफ्टी 16,972 16,950 की एक अच्छी सपोर्ट थी, वहीं से इसने सपोर्ट भी ली, हालांकि लास्ट का आधा घंटा था। अभी भी अगर हम देखें 16,950, वो तो सुबह शायद ब्रीच ही हो जाएगी। लेकिन जो 16,800 के आसपास जहाँ पर अगर हम बात करें सिंगापुर निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है, वो भी मुझे एक अच्छी सपोर्ट नज़र आती है। और इसके अलावा जो हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी शायद आपको कलेक्टिव होते हुए नजर आए और इंडियन मार्केट को इस तरीके के शार्प फॉल से एक बार बचाते हुए नजर आएंगे। और हमारे को डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है इन बैंकों से। बहुत सारे जो मतलब व्यूअर्स हैं वो कहेंगे सर दूसरा बैंक डूब रहा है हमारे का। देखिएगा, इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपस में एक दूसरे कंपनीज में निवेश होते हैं। अब मान लीजिएगा क्रेडिट स्विस ने बहुत सारी कंपनीज में पैसा दे रखा है और वहाँ पर अगर वो रिकवरी करने के लिए जाएगा और वहाँ पर वो कंपनियाँ रिकवरी के बाद फाइनेंशियली साउंड नहीं हो पाएंगी, अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी, तो जो इन्वेस्टमेंट हमारे बैंकों ने कर रखे हुए वो भी डिफ़ॉल्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो जहाँ पर क्रेडिट स्विस जहाँ से पैसा निकालेगा वहाँ पर इनडायरेक्टली हमारे बैंकों की फंडिंग हो सकती है। तो इस तरीके से कभी भी कोई बड़ा बैंक अगर फेल होता है और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ना केवल उस कंट्री में होते हैं, बाकी दूसरे देशों में भी होते हैं।
क्योंकि हमारे जो इंडिया की सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो ग्रुप कंपनीज़ हैं वो इंडिया से बाहर काम करती है। इवन जो स्विट्ज़रलैंड है, वो आपको लोग जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पहले ये बोला जाता था कि सारा काला धन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में जमा होता है। तो कुल मिलाकर जो मामला है वो इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की भी जो इन्वेस्टमेंट है इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर भी जो है क्रेडिट स्विस में लगी हुई होंगी। बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रेडिट स्विस के साथ जुड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी खबर में पढ़ रहा था कि क्रेडिट स्विस के जो है 20 साल से जो है एक इंडियन ओरिजिन के जो रिसर्च एनालिसिस थे और 20 साल से क्रेडिट स्विस में काम कर रहे थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी है और उन्होंने एक्सिस बैंक ज्वाइन कर लिया। मैं नीलकंठ मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के देखिएगा इस तरीके की खबरें मिलेंगी। डूबती नैया में कोई नहीं बैठता, तो डूबते जहाज में तो देखिएगा सब लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहे 20 साल के एम्प्लॉई हैं चाहे 30 साल के हैं, लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली है कि जिन लोगों ने डुबोया है वो अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ क्या गारंटी है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं फाइनेंशियल्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी कंट्री में हालांकि बहुत हद तक जो है फॉलो होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह देखिएगा लूप होल्स होते हैं। तो एक बार एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आएगा बाज़ार के अंदर, इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन लोगों ने तेज़ी बना रखी है, और मोस्टली यार लोगों ने तेज़ी बना ली होगी, क्योंकि जब बाज़ार इतना गिरता है तो हमारे यहाँ पे एक इंडियन मेंटेलिटी है, या आप एक समझदार इन्वेस्टर की मेंटेलिटी देखिए, वो तेज़ी की पोजीशंस ही बना के रखता है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स होता है। और हम यही कहते हैं कि भाई सस्ता हो तो खरीद लो। तो जिनका लंबे समय का नज़रिया होता है उनके लिए मुझे लगता है कि भाई अब बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदने के मौके हैं। अच्छी वैल्यूशंस पर हमारे जो 4 दिग्गज बैंक है, 5 नहीं कहूँगा मैं, 4 ही ले लीजिए, तो चारों दिग्गज बैंक हैं। एक अच्छी रिटर्न्स अगर आपका 1.5 से 2 साल का होरिजन है तो बैंकों में पैसे बन सकते हैं। और एक टेक्निकल बाउंस भी हम जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगेगा यार अब तो मंदी आ गई, शेयर का डर नहीं जितना टपकेगा। तो भैया मंदी आ गई तो कोई बात नहीं, तो डरना था तो पहले डरना था, अब आ गई है तो इसमें देखिएगा ट्रेड्स चलते रहेंगे। हमने पहले भी देखा था, जो ज़्यादा पिटाई होगी वो स्मॉल बैंक्स में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे थोड़े से रेगुलेटरी इश्यूज रहते हैं। बड़े बैंक अपने आप को संभालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार तो कम से कम संभालेंगे, जिस तरीके से ओवरसोल्ड है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने जितनी मंदी बनाई हुई है उनको भी कहीं ना कहीं तो काटनी है। तो मुझे लगता है कि कल का मौका उनके पास शायद मंदी काटने का होगा, और मंदी कटती हुई नजर आएगी तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको 1 या 2 दिनों में देखने के लिए मिले। हो सकता है कल ना मिले, परसों मिल जाए, बट वेट एंड वॉच वाली स्थिति जो है हमें लगता है कि यहाँ पर बनती है। और उस वेट एंड वॉच वाली स्थिति के लिए जो है आपको कल बाज़ारों में जुड़े रहना पड़ेगा। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए हैं। तो जिसमें मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ बता देता हूँ कि आप इन द मनी कोई भी पुट खरीद, मान लीजिएगा आपने तेज़ी बना रखी है तो आप कोई भी इन द मनी पुट जो अगले 2-3 महीने आगे की, यानी कि मई के महीने की है, उसमें 41,000 की पुट या 42,000 की पुट आप खरीद कर, ठीक है, मैं जनरली खरीदने वाली बात कम करता हूँ, खरीद कर अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी इन द मनी चीज़ें हैं, अगर बाज़ार वहाँ से रिवर्स भी होगा, मान लीजिएगा नीचे जाने के बाद बाज़ार रिवर्स होना शुरू होगा, तो आपकी पुट की वैल्यू कम घटेगी, क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों है। लेकिन वो जो पुट्स हैं वो इंट्रेंसिक वैल्यू से भी डिस्काउंट पे मिल रही है, यानी कि टाइम वैल्यू तो है ही नहीं, और इंट्रेंसिक वैल्यू से भी वो 200 रुपये सस्ती मिल रही है। तो मतलब 200 से 300 रुपये, 41,000 या 43,000 की। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी आपकी मंदी की पोजीशंस अगर आप उनको अगले हफ्ते रोल ओवर भी करते हैं तब भी आप ज़्यादा परेशानी में नहीं आएंगे। और जब बाज़ार रिकवर करेगा, मान लीजिएगा आपने कोई मंदी बना रखी है, मान लीजिएगा आपने कोई कॉल बेच रखी है, आपने तेज़ी बना रखी है, आपने अगर कोई पुट बेच रखी है या फ्यूचर प्लस कर रखे हैं, तो जब वो रिकवर करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपकी जो वैल्यू रिकवरी में जाएगी वो 40% के आसपास जाएगी, 40 से 50% शुरू के 500-700 पॉइंट में। और अगर बाजार टूटेगा तो वो पूरा का पूरा 100% प्रोटेक्ट करेगा। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगले 2-3 महीने आगे की आप इन द मनी पुट जो है खरीद लें, यानी कि मई के महीने की। तो वहाँ से अभी जो पोजीशंस है उससे आप जो है निजात पा सकते हैं। और जो मंदी की पोजीशंस अगर आपको लगता है कि भाई मंदी रहेगी और आपको डर लग रहा है, तो 41,000 या 42,000 की जो पुट्स है वहाँ पर आपको ना तो टाइम वैल्यू देनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा।
तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। जिनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, और कल वीकली एक्सपायरी है, तो वो अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं कि जब बाज़ार सुबह खुले तो जहाँ पर खुले वहीं पर जो पुट है उसके 100-150 पॉइंट नीचे की आपको 70-80 रुपये की कोई पुट मिल जाए तो वो आप वो ले सकते हैं। और आपके पास कैपिटल है थोड़ी सी और आप 400-500 पॉइंट का रिस्क और भी झेल सकते हैं, तो 500 पॉइंट नीचे की पुट कल के लिए खरीद सकते हैं। और शाम को जाते वक्त फिर इन द मनी पुट जो है, क्योंकि जहाँ पर भी भाव सेटल हो, इन द मनी जो है पुट 2-3 महीने आगे की खरीद सकते हैं अगर आपकी पोजीशंस फंसी हुई हैं तो। इसके अलावा आपके पास अगर पोजीशंस फंसी हुई हैं तो भाई एक और तरीका है कि भाई आपने अगर पुट बेच रखी हैं और उनमें टाइम वैल्यू भी है और साथ में इंट्रेंसिंग वैल्यू भी है, जैसे मान लीजिएगा मेरे साथ ही है कि मैंने 39,500 की पुट सेल कर रखी है। अब वो पुट जो सेल हो रखी है वो मई महीने की है, तो उसमें इंट्रेंसिंग वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। यानी कि अगर आप देखें तो बाजार 39,000 रुपये बंद हुआ जबकि उसका भाव 1,100 रुपये, तो उसमें 600 रुपये की टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिंग वैल्यू कितनी की है, 500 रुपये की। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि उसके सामने हमने बहुत सारे फ्यूचर्स बेच के या कॉल्स बेच के पैसा तो कमा ही लिया है, मान लीजिएगा 600 रुपये से ज़्यादा भी कमा लिया हमने, तो जो आज की डेट में 600 रुपये का लॉस है उसके सामने हम शायद 900 या 1,000 रुपये कमा रखे हैं उस पुट के सामने भी, तो फिर भी हम उसको एक तरीके से हेज कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्लोजली देखना पड़ेगा। एक तो तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका है कि आप नियर पीरियड की कॉल्स बेच सकते हैं। नियर पीरियड की कॉल्स जैसे 39,000 की जो कॉल है उसमें 700 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 700 रुपये तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और नीचे जाएगा। तो अगर 39,500 की पुट अगर 700 रुपये नीचे जाएगी यानी कि 38,300 पे, तो उसका 1,200 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है जो भी 1,100 रुपये के आसपास है, और 700 रुपये आपकी जेब में आ जाएंगे। जो 39,000 की कॉल आपको इसी महीने के एंड की सेल हो रही है, तो हो सकता है कल सुबह बाजार खुले तो 550 रुपये में या 500 रुपये के आसपास भी मिले, तो फिर भी आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और आपको डिसीजन लेने का समय मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, तो फिर देखिएगा मुझे ये लगता है कि उस परिस्थिति में तो पुट खरीदना ही ज़्यादा सेफ्टी वाला काम है। मुझे ये लगता है कि भाई इस जो मैंने स्ट्रेटेजीज जो आपको बताई, इनकी आपको बहुत ज़्यादा, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि भाई अपनी पोजीशंस को कैसे हेज करें, तो वो मैंने आपको बताने की चेष्टा की है। और कुल मिलाकर देखिएगा हमारी भी पोजीशन, सीधी सी बात यह है कि हमारी पोजीशंस भी काफ़ी हद तक हेज है, लेकिन कुछ पोर्शंस अनहेज्ड है, लेकिन उसको हमने पोजीशनल बेसिस पे लिया हुआ है। तो हम इन लेवल्स के ऊपर ये मान के चल रहे हैं कि अगर पोजीशंस हमें महीने 1.5 महीने हम रखेंगे तो उसके सामने देखिएगा उसकी ऑप्शंस को सेल करके भी रिकवरी कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमें लगता है कि अगर यहाँ पे बाजार आएगा तो एक उसका कुछ बड़ा हिस्सा जो है हम डिलीवरी लाइक सिचुएशंस में भी उसको जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी एनालिसिस वीडियो आपके साथ आगे शेयर करूँगा। इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगी हो ना तो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं, कल बहुत सारे ट्रेडर्स को इसकी ज़रूरत है। जो भी ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं वहाँ पर प्लीज़ इसको शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि भाई इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ये जो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में जिन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करता हूँ या कल करूँगा वो आपके साथ शेयर किए। तो मैंने आपको फिर एक बार बता दूं, पहली स्ट्रेटजी है कि दूर के महीने की जाके आप पुट खरीद लीजिएगा, इन द मनी पुट खरीद लीजिएगा। उसमें आपको खाली इंट्रेंसिंग वैल्यू भी नहीं देनी, इंट्रेंसिंग वैल्यू में भी 100-200 रुपये कम देने हैं। तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, आपके पास अगर आपको लगता है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप क्या कर सकते हैं कि नियर पीरियड की जो है कॉल्स बेच सकते हैं, एट द मनी कॉल आप बेच सकते हैं, तो वहाँ से भी रिकवरी कर सकते हैं। फिर पोजीशंस के हिसाब से आप अपनी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है बट पोजीशंस में अभी जो कैपिटल है वो उसको आप संभाल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है वीकली पुट ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए तो एक महीने आगे की पुट ले सकते हैं। और मान लीजिएगा 39,000 पे बाजार है, 38,500 मान लेते खुलेगा तो 38,000 की पुट ले सकते हैं। थोड़े से पैसे ज़्यादा है तो 38,500 की ले लें, और थोड़े से और ज़्यादा पैसे हैं तो 39,000 की पुट लें। बट ये जो पुट लें ये थोड़े आगे पीरियड की लें, जितनी ज़्यादा आगे महीने में जाएंगे उतना आपको सेफ्टी है, और फिर 1 या 2 हफ्तों में आप उसको मैनेज कर पाएंगे। तो मैनेज करने के लिए एक बार जब मतलब पोजीशंस ख़राब हो रही हैं तो उस समय पर आप कैसे अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो सच में काम की लगी है, यूज़फुल लगी है, तो ज़रूर से ज़रूर काफ़ी लोगों को आप इसको शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस संबंध में जानकारी नहीं है, उनके ये काम आए और लोगों को कम से कम लॉस हो, और मैं चाहूँगा कि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में ही एग्जिट उनको मिले। बट बाजार है, बाजार में देखिएगा प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगा इस समय पर उचित था वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।